हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट सेशन में हमने इसकी कोर्सेज किए एंड आज हम करेंगे डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वो इवेंट जिस वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन है वो सक्सेसफुल रहती है एंड इसका रिजल्ट मिलता है अमेरिकन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसके बहुत सारे कोर्सेज थे जिस वजह से अमेरिकन ने इंडिपेंडेंस के लिए रेवोल्यूशन किया था। पहले रेवोल्यूशन होती है, रेवोल्यूशन में वो इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंस की डिमांड कब करते हैं? इन द सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। उससे पहले जी क्यों लड़े थे ब्रिटिश के साथ? क्योंकि जी चाहते थे ब्रिटिशर ने जितने भी ऑपरेसिव लॉ बना रखे हैं इसके लिए उनको बहुत ज्यादा हाई टैक्स पे करना पड़ता है एंड जे हाई टैक्स हैं उन टैक्सेस को कम कर दिया जाए और उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुअर है, इसीलिए उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए इन लंदन पार्लियामेंट। इसीलिए वो अपनी रेवोल्यूशन करते हैं। लेकिन जे रेवोल्यूशन एक इंडिपेंडेंस का कारण बन जाती है जिसके बाद वो जे डिक्लेयर करते हैं हमको आजादी चाहिए। तो जो डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो कैसे स्टार्ट होती है? तो इसके लिए हम कॉन्टिनेंटल कांग्रेस करेंगे। कांग्रेस का मीनिंग होता है एक पार्टी, एक मीटिंग। मींस जब 13 कॉलोनीज थी उन कॉलोनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो आपस में मिले थे तो उसको कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहते हैं। तो इसकी फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है 1774। तब तक डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं डिक्लेयर किया गया था। तो जो फर्स्ट मीटिंग थी, फर्स्ट टाइम जो 13 कॉलोनीज थे इनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो आपस में मिले थे। कहां पर? एट फिलाडेल्फिया ऑन सितंबर 5th 1774। जे एक फर्स्ट सेम्बलेंस थी ऑफ एन अमेरिकन गवर्नमेंट। तो ये क्या थी? एक फर्स्ट मीटिंग थी। इस मीटिंग में जितने भी 13 कॉलोनीज के लेजिस्लेचर मेंबर थे वो सभी के सभी इकट्ठे होते हैं और वो मीटिंग करते हैं। मीटिंग किस लिए करते हैं? ताकि जो ब्रिटिश के किंग हैं वो ब्रिटिश के किंग को हम एक पिटीशन दे सके। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वो ऑपरेसिव लॉस हैं उन लॉ को वापस ले ले। तो इसके लिए जो 13 कॉलोनीज हैं आपस में मिलती हैं। तो ये डिसाइड भी क्या करती हैं? जो कांग्रेस है जो ब्रिटिश गुड्स हैं इनका बायकॉट कर देगी। मींस अब हम अपनी कंट्री में, अपनी कॉलोनीज में ब्रिटिश गुड को नहीं यूज करेंगी। जैसे इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चली थी वैसे ही ब्रिटिश गुड्स के बायकॉट की बात होती है। एंड जे किंग जॉर्ज थर्ड है जो ब्रिटिश के किंग थे उनको पिटीशन देते हैं कि जितने भी ऑपरेसिव लॉस हैं इनको खत्म कर दो। इस वजह से जो इनकी पहले रेवोल्यूशन हो रही है हम इस फुल ब्लोन वॉर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके बदले जो किंग है, किंग जॉर्ज क्या करता है? कांग्रेस को एज अ ट्रेटर डिक्लेयर कर देता है। मीन जो हमारे दुश्मन है तो वो चाहते हैं इनके सोल्जर इन कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको पकड़ ले। तो मीनिंग जब हम पिटीशन कर रहे हैं कि किंग हमारी बात माने लेकिन वो हमको आतंकवादी कह रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी इसमें जो पिटीशन दी गई वो पिटीशन को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। उसके बाद इसकी सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है जो 1775 में होती है। जी 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में दोबारा से मिलते हैं। इसमें क्या होता है? अब हम वॉर के लिए रेडी हैं, इसीलिए वहां पर जॉर्ज वॉशिंगटन है उनको कमांडर इन चीफ है वो अपॉइंट किया जाता है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन क्या बन गए? कमांडर इन चीफ बन गए। तो सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में हम ये कहते हैं कि अभी तक इन्होंने इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन नहीं किया। इस टाइम थॉमस जेफरसन है एंड जॉन डिकिंसन है जे एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। लेकिन जे कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो रेजोल्यूशन है जे जॉर्ज वॉशिंगटन थे और बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो इनके फेवर में नहीं थे। पहले स्टार्टिंग में फेवर में नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिश से कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले लें। क्योंकि ये तो क्या मोटिव रखकर आपस में मिल रहे थे कि हम
ब्रिटिश की गुड्स का बाइकआउट करेंगे, अपनी डेवलपमेंट करेंगे, इसीलिए हमको ब्रिटिश से अलग नहीं होना है। तो ये रेजोल्यूशन क्या था, बिल्कुल डिफरेंट था, जो हम सोच रहे थे उससे ऑपोजिट, इसीलिए कमांडर इन चीफ है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जब सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है और थर्ड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है 1776, इनमें क्या होता है, एक कॉमन सेंस पैम्पलेट प्रिंट होता है, जिससे जो सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है वो क्या करती है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो पास कर देती है, जो थर्ड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में अडॉप्ट कर लिया जाता है। जो कॉमन सेंस पैम्पलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से ही जो डिक्लेरेशन हुई है वो इस कॉमन सेंस पैम्पलेट को जाती है। जो कॉमन सेंस पैम्पलेट है ये 47 पेज का एक पैम्पलेट था, जो थॉमस पेन ने लिखा था, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की एडवोकेसी कर रहे थे। वो चाहते थे ब्रिटिश से हमको इंडिपेंडेंस लेनी चाहिए, और जो कॉमन सेंस पैम्पलेट था बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ इन अमेरिका, और जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया था, इसीलिए हर जगह लोग इसी पैम्पलेट की बातें करते थे। हर जगह लोग क्या करते थे, इस पैम्पलेट में जो कुछ भी लिखा हुआ था, जो लोगों को नहीं पढ़ना आता था उनको पढ़कर सुनाते थे। जो कॉमन सेंस पैम्पलेट है जिस सबसे ज्यादा सर्कुलेटेड रहा है, और जे आज तक भी सबसे ज्यादा सर्कुलेटेड है। 2006 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इट रिमेन्स द ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग, तो ये सबसे ज्यादा सेल होता था। तो इस कॉमन सेंस जो पैम्पलेट है इसको आज भी प्रिंट किया जाता है, तो ये इतना ज्यादा फेमस पैम्पलेट बन चुका, जिस वजह से लोगों का ओपिनियन क्या हुआ कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की एक कोर्स कौन बनता है, कॉमन सेंस पैम्पलेट बनता है। तो उसके बाद थर्ड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है, जो 1776 को मीट करती है। जुलाई 76 को इसका एक मीटिंग होती है, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है इसको अडॉप्ट कर लिया गया, एंड 4 जुलाई 1776 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम सब कॉलोनीज क्या है, ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। इसीलिए 4 जुलाई को आज भी अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उन्होंने डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया, जो जेफरसन ने लिखा था। पहले इन्होंने रेजोल्यूशन दिया था, तब ये पास में हुआ, उसके बाद जेफरसन का लिखा हुआ डिक्लेरेशन पास हो जाता है, इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। जेफरसन ने क्या कहा था, इक्वल राइट्स टू मैन, हम सब इक्वल हैं, हर एक मैन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस होनी चाहिए, हम सबको खुशी से रहने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट कर लिया गया। इसके बाद जो कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि अब हम ब्रिटिश की कॉलोनीज नहीं रहे, अब हम क्या बन चुके हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुके हैं। एंड इन्होंने कॉलोनीज में क्या किया, जो ब्रिटिश के गवर्नर थे उनको ओवरथ्रो कर दिया, ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही थी, और जो कोर्ट्स थी उसको भी क्लोज कर दिया। और अब अगर ब्रिटिश की कोर्ट्स बंद होगी, गवर्नमेंट बंद होगी, तो इसके बदले नई गवर्नमेंट कौन थी, जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है, जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, यही क्या थी, सुप्रीम बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, यही सबसे सुप्रीम काम कर रही थी। मीन्स क्या हो गया, जो लेजिस्लेचर थी, जो इलेक्टेड मेंबर थे, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के मेंबर्स थे, ये मेंबर्स ही अब कॉलोनीज को मीन्स अब नई स्टेट्स को रन कर रहे थे, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन इनके थ्रू ही रन हो रहा था। तो ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इनकी वजह से अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलती है। तो इंडिपेंडेंस में मेजर इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो मेजर इवेंट ऑफ द वॉर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। तो फर्स्ट थी वार ऑफ लेक्सिंगटन 1775, इसमें क्या होता है, जो रेवोल्यूशनरी है वो ब्रिटिश आर्मी के जो वेपन्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह इसमें रेवोल्यूशनरी की मींस अमेरिकन की जीत हो जाती है। उसके बाद बैटल ऑफ हाइट्स होती है इन 1775 में, इसमें अमेरिकन जनरल होते हैं मोंटगोमेरी, वो मार दिए जाते हैं, और जो कनेडियन फोर्सेस हैं वो जीत जाती हैं। इस वजह से जहां पर क्या होती है, अमेरिकन की हार होती है। लेकिन उसके बाद
जो जॉर्ज वॉशिंगटन है कमांडर इन चीफ इलेक्ट हो जाते हैं, जी 75 की बात थी। एंड इसमें ही जॉर्ज वॉशिंगटन को कमांडर एंड चीफ है वो चूज कर लिया गया। फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है 1776 में, इसको अडॉप्ट कर लिया गया। उसके बाद फिर लड़ाई होती है, तो ब्रुकलिन में क्या होती है, इसमें हार हो जाती है। तो डिफीट ऑफ ब्रुकलिन इज 1776। एंड इस हार के बाद भी जो जॉर्ज वॉशिंगटन है वो अपना हौसला नहीं छोड़ते। उसके बाद सर्टोगा में बैटल होती है, इसमें जीत जाते हैं। और उसके बाद फ्रांस है 78 में, स्पेन है 79 में, वो भी डिक्लेयर कर देते हैं वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। इस तरह सभी इकट्ठे हो जाते हैं। अब अमेरिका, फ्रांस एंड स्पेन ये तीनों मिल जाते हैं और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो विक्ट्री कहां पर मिलती है, विक्ट्री ऑफ यॉर्कटाउन एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके बाद अमेरिका एक इंडिपेंडेंट स्टेट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो जो जनरल कॉर्नवालिस हैं जो इंडिया में भी आए थे, जहां पर हार जाते हैं उसके बाद इंडिया में आते हैं, तो उन्होंने वार की यॉर्कटाउन में। और उसके बाद वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि ब्रिटिश वॉरशिप्स आएंगी और उसके बाद मैं करूंगा यॉर्कटाउन में जो कमांडर इन चीफ है जॉर्ज वॉशिंगटन है इनको हरा देंगे। उस टाइम जो जनरल कॉर्नवालिस थे इनके पास 7000 सोल्जर थे, लेकिन जो अमेरिकन सोल्जर थे वो ओनली 1800 थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसमें अमेरिकन सोल्जर जीत जाते हैं, क्योंकि उस टाइम जो जॉर्ज वॉशिंगटन है इन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिस वजह से जो अमेरिकन सोल्जर थे इनके 7000 सोल्जर हैं इनको घेर लेते हैं। एंड उसके बाद जो जनरल कॉर्नवालिस है ब्रिटिश वॉरशिप की वेट कर रहे थे, तो इस वॉरशिप को जो फ्रांस है वो जनरल कॉर्नवालिस के पास पहुंचने नहीं देते, जिस वजह से इनके पास वॉर आर्मी नहीं आती। और उसके बाद अक्टूबर 1781 में जनरल कॉर्नवालिस है वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं अलोंग विद आर्मी। इस तरह 1781 में यॉर्कटाउन में क्या होती है, अमेरिका की जीत हो जाती है। लेकिन इसको फिर भी विक्ट्री नहीं कहा जाता कि इस टाइम इनको इंडिपेंडेंस मिल गई। तो अब भी वॉर कंटिन्यू थी, क्यों थी, क्योंकि फ्रांस एंड स्पेन कंटिन्यू देयर वॉर, उन्होंने ये वॉर खत्म नहीं की। तो ये वॉर 73 को खत्म होती है। उसके बाद 3 सितंबर 1783 को एक पेरिस में ट्रीटी होती है जो अमेरिका, फ्रांस, स्पेन एंड ग्रेट ब्रिटेन के बिटवीन होती है। इसमें ग्रेट ब्रिटेन एक्सेप्ट कर लेता है कि आज के बाद अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और फ्रांस एंड स्पेन को भी इनकी जो एरियाज हैं, टेरिटरी है, उनको वापस कर देता है। तो इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन की बहुत ज्यादा हार होती है, बहुत ज्यादा डेट इंक्रीज हो जाता है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन की बहुत बड़ी नुकसान होता है, बहुत बड़ा लॉस था जिसको वो कंपनसेट नहीं कर पाए, जिस वजह से इंडिया के लिए वो और भी ज्यादा हार्श रूल लेकर आए, हमारे ऊपर टैक्स और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। तो इस तरह जो अमेरिका है, अमेरिका यॉर्कटाउन में जीत जाता है और ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। तो 3 सितंबर 1783 को अमेरिका एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर हमारे सामने आता है। तो जो अमेरिकन रेवोल्यूशन थी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, जो इन्होंने वॉर लड़ी इंडिपेंडेंस की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो अमेरिकन थे उन्होंने 75 में डिक्लेयर किया कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए और 76 में उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर भी कर दिया कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। वो इसी तरह ट्रीट करने लगे और 83 में अमेरिका को कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी मिल जाती है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन की हमारी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अमेरिकन रेवोल्यूशन एक रिमार्केबल इवेंट है इन द हिस्ट्री। इसमें अमेरिका एक नई कंट्री के रूप में ही नहीं अमर्ज होता, बल्कि एक ऐसी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है जो फर्स्ट टाइम रिपब्लिकिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी, क्योंकि उससे पहले कोई भी कंट्री रिपब्लिक कंट्री नहीं थी। ये कहते थे राजा का बेटा ही राजा क्यों बने, राजा कौन होना चाहिए, एक हेड कौन होना चाहिए,
हम लोगों के द्वारा इलेक्टेड होना चाहिए, हम लोगों के साथ ही सब कुछ है, पावर किसके पास है, लोगों के पास है। तो उस टाइम अमेरिका एक नई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेकुलर कंट्री के रूप में सामने आता है। तो उस टाइम वर्ल्ड में कोई भी कंट्री इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं की थी कि अपने आप को एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर सके, अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सके। हमारे आज के वर्ल्ड में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डिक्टेटरशिप में चलती हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहां क्या किंग क्या है, एक तरह से डिक्टेटर ही तो बना हुआ है, जो भी अपनी कंट्री के लोगों को कहता है लोगों को वैसे ही करना पड़ता है। तो उस टाइम 18th सेंचुरी में एक डेमोक्रेटिक कंट्री कौन थी, अमेरिका थी। उसके बाद जो फर्स्ट कंट्री होता है पूरी दुनिया में जो अपने आप को सेकुलर कंट्री डिक्लेयर करता है। उसके बाद डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा प्रमोट की जाती है, एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इनलाइटमेंट का पीरियड जैसे अमेरिका में आया, जो चाहते थे सभी कंट्रीज में आए और जे एंटी कॉलोनियल रेवोल्यूशन करते हैं, कहते किसी को कॉलोनी नहीं बनाना, सबको फ्री रहने का राइट मिलना चाहिए। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसका एक कोस अमेरिकन रेवोल्यूशन थी। जब लोगों ने देखा ब्रिटेन से अमेरिका ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, उसको इंडिपेंडेंस मिल गई, तो हमारी कंट्री से ब्रिटेन के अगेंस्ट हो सकती हैं। एंड कंट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि एक राजा अगर हमको राइट्स नहीं देता तो हम उसके अगेंस्ट हो सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसमें डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स जैसे आयरलैंड में, फिनलैंड में, इटली में, जर्मनी में थी, इनमें भी नेशनल मूवमेंट का एक कॉज क्या बना था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बनी थी। उसके बाद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिस सबसे ज्यादा अमेरिका में भी हुई, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर वो डेवलप हुआ, फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन्होंने ही फेवर किया, जो पुराना कन्वेंशनल प्रॉपर्टी राइट्स था उसको खत्म कर दिया, और जो लैंड थी, जो इस कंट्री में रहने वाले कॉलोनीज में रहने वाले जो लोग थे वो छोड़कर कनाडा को चले गए थे, तो उनकी लैंड थी वो पुअर एंड मिडिल क्लास ग्रुप थी, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। इस तरह इकोनॉमिक फ्रीडम भी आती है। तो अमेरिका ने क्या किया, जब जे इंडिपेंडेंस होते हैं अपने आप को एक नए वर्ल्ड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम सच में न्यू वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि इस न्यू वर्ल्ड में क्या था, सब कुछ पुराने जो अदर कंट्रीज है उससे सब कुछ डिफरेंट था। एजुकेशन मिली हुई थी लोगों को, जे चाहते थे सभी एजुकेटेड हों, और इसके अलावा फ्री ट्रेड, सेकुलरिज्म एंड इन्होंने रिपब्लिकिज्म को अडॉप्ट किया, जो अपने आप में सबसे ज्यादा फेमस था। लेकिन इसके कुछ पॉइंट भी हैं क्रिटिसिज्म के, जैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, इसके बाद वुमन की कंडीशन क्या थी, हमको इसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स लगती हैं, लेकिन उस टाइम भी वुमन को वोट देने का राइट नहीं था। और इसके अलावा जब जे कहते हैं ऑल मैन आर इक्वल, तो जे ऑल मैन आर इक्वल तो कहते हैं, लेकिन सभी मैन को वोट देने का राइट नहीं था, स्लेव्स को वोट देने का राइट नहीं था। इस तरह क्या चेंज हुआ, जो सत्ता थी पहले ब्रिटिश के गोरे लोगों के हाथ में थी, अब अमेरिका के ही गोरे लोगों के पास में आ जाती है। इस तरह इसमें आम लोगों की जिंदगी में कोई चेंज नहीं होता, तो इसमें कुछ कमियां भी रह गई थी। वैसे जे अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन की एक स्टोरी थी, जो आज भी हिस्टोरिकली सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, अदर कंट्रीज में नेशनल मूवमेंट्स होती हैं। तो आज हमने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है जी कैसे हुई, इसके क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या क्रिटिसिज्म थे जी किया, और नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फ्रेमिंग ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।